Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are starting the 10th chapter from Home Science class 11th, and this is part C from this chapter. And we have already covered some topics from this particular part, that is part C. अब यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्पेस को हम कैसे मैनेज करें। जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जगह है, उसको कैसे हम मैनेज करें। स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय पीपल टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज एट होम, आउटसाइड द होम एंड एट वर्क प्लेस। अब देखो, ऐसा नहीं है कि स्पेस को मैनेज करना सिर्फ घर में ही ज़रूरी है। अगर हम घर के बाहर भी हैं, अपने वर्क प्लेस पे भी हैं, तभी भी हमें स्पेस को मैनेज करने की ज़रूरत है। You must have observed that a well designed room gives a sense of spaciousness, while a room with similar dimensions, if not managed well, results in the room looking apparently cramped or cluttered। देखो, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर रूम छोटा भी है और अगर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, वेल डिजाइंड है रूम, तो उस जगह आपको लगेगी कि ज़्यादा है। लेकिन रूम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है, अच्छे से वहाँ पे सामान को नहीं रखा गया है, तो वहाँ पे भी जगह पता नहीं चलेगी। स्पेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ स्पेस, ऑर्गेनाइजिंग इट एज per the plan, implementing the plan in terms of its utilization, and evaluating it in terms of achieving functionality and aesthetic appeal। देखो, होता क्या है कि जब भी आप स्पेस का मैनेजमेंट करते हो ना, तो आपको वहाँ पे किसकी प्लानिंग करनी होती है? स्पेस की प्लानिंग करनी होती है कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आपका प्लान क्या है। आपको जिस तरह से उस स्पेस को यूज़ करना है, आपको उस तरह से उस स्पेस को पूरा ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए उसके पास जो स्पेस है, जो कमरा है, वो अलग तरीके से वो मैनेज करेगा। एक हाउसवाइफ अपने कमरे को अलग तरीके से मैनेज करेगी। तो जो भी आपका प्लान है, जो भी आपकी नीड है, उसके हिसाब से आप स्पेस को मैनेज करते हो। ठीक है, और फिर आप एक प्लान बनाते हो कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे इस सामान को यहाँ रखना है। ठीक है, और प्लान बनाते टाइम आप क्या देखते हो? आप यही देखते हो ना कि हम ऐसा प्लान बनाए कि जो भी हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे यूज़ में आए। मतलब हम जिस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं, वैसे उसको यूज़ हम कर पाए। जैसे आपके पास अलमीरा है, आप उसमें बुक रखना चाहते हो या कपड़े रखना चाहते हो, आप उस तरह से उसको सेट करोगे। ठीक है, ताकि जिस भी मोटिव से आप उस स्पेस को मैनेज कर रहे हो, वो मोटिव पूरा हो। ठीक है, a well managed space not only offers comfort while working but also appears attractive। जो जगह होती है, अगर वो वेल मैनेज्ड होती है, तो ये आपको कंफर्ट तो देती है, आराम तो देती है, साथ ही साथ ये अट्रैक्टिव भी देखने में लगती है। अब है स्पेस एंड द होम। Sitting, sleeping, studying, cooking, bathing, washing, entertainment, etc. are the major activities to be carried out in the home। घर पे आप क्या करते हो? सोते, खाते, बैठते, खाना बनाते, वॉशिंग करते, यही सब करते तो रहते हो। To conduct each of these activities and the actions that may follow them, usually specific areas are identified in the room। देखो, होता क्या है कि जो भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे आप सो रहे हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो, ये आप किसी स्पेशल एरिया में करते हो। आप कहीं पे भी नहीं सो सकते, कहीं पे भी खाना नहीं खा सकते। ठीक है, कहीं पे भी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक जगह डिसाइड करनी पड़ती है। वेर एवर देयर इज स्पेस अवेलेबल, स्पेसिफाइड रूम आर बिल्ट टू कैरी आउट सच एक्टिविटीज। तो जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल होती है, वहाँ पे आप स्पेसिफाइड रूम बनाते हो, स्टडी रूम बनाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। वॉशरूम बनाते हो, तभी भी आप स्पेस का ध्यान रखते हो कि किस जगह पे बनाना चाहिए। ठीक है, मोस्ट अर्बन मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस homes are likely to have sitting room area, bedroom, rooms, kitchen, storeroom, bathroom and toilet, veranda, courtyard, ऑप्शनल। तो देखो, होता क्या है कि जितने भी अर्बन मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होम होते हैं, मतलब जो शहरों में मिडिल क्लास घर होते हैं,
उसमें जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, सिटिंग एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे आप बैठते हो, ठीक है। सिटिंग रूम भी हो सकता है, बेडरूम हो सकते हैं कई सारे, एक भी बेडरूम हो सकता है, फैमिली के हिसाब से होता है, जितनी बड़ी फैमिली है उस हिसाब से बेडरूम्स होते हैं। किचन होता ही होता है, स्टोर रूम भी होता है, बाथरूम और टॉयलेट होता ही है। बरामदा या आंगन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई खास ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये घर में, लेकिन बाकी चीज़ें होनी ही चाहिए, ठीक है। Besides the above, some homes may additionally have other rooms like dining room, study room, entertainment room, dressing room, guest room, children's room, garage, stairs, passages, puja room, garden, terrace, etc. Let us learn how to plan spaces. तो इन इन सब रूम्स के अलावा कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रूम भी होते हैं जो कि एडिशनल एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, जैसे डाइनिंग रूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, एंटरटेनमेंट रूम हो गया, स्टेयर्स के लिए जगह होती है, पैसेजेस बनाए जाते हैं, गलियारे टाइप के बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गैरेज भी होता है जहाँ पे आप अपना स्कूटर कार वगैरह खड़ा करते हो। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि आप सीखोगे, देखोगे कि कैसे आप स्पेसेस को प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे लिखा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट रूम्स एरियाज इन योर हाउस एंड द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन ईच ऑफ दीज। आप जहाँ पे भी जो भी रूम्स हैं आपके घर पे, आप उनको लिखोगे और आप दिखाओगे, बताओगे कि वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे किचन, ये क्या है, एक रूम ही है, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है, कुकिंग होती है। फिर बेडरूम, तो आप यहाँ पे स्लीपिंग, तो ऐसे लिख दोगे, जो जितने भी रूम है आपके घर में उन रूम को लिखोगे और वहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ होती है उस पे लिखो, उसको लिखोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। स्पेस मस्ट बी प्लान्ड फॉर इट्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। देखो, जो भी स्पेस आप प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करो कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। Following are the principles to be kept in mind while assigning, designing work areas in the house. तो कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी रूम या कोई भी एरिया मैनेज कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले है एस्पेक्ट। Aspect indicates the arrangement of doors and windows in the external walls of a building which allows the occupants to enjoy the nature in the form of sunshine, breeze, सीनरी एक्सेट्रा। देखो, एस्पेक्ट का मतलब स्ट्रक्चर से है कि घर का जो बाहरी दीवारें हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर विंडोज़ कैसे बनी है, डोर्स कैसे बने हैं, ताकि जो लोग भी घर में रह रहे हैं वो बाहर की सनशाइन को ले सके, हवा को ले सके और बाहर की सीनरी को एंजॉय कर सके, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट in its proper sense is the impression or impact that a house is likely to make on a person who looks at it from outside। देखो, प्रोस्पेक्ट का मतलब यही है कि जब कोई पर्सन बाहर से उस घर को देखे तो उस पर्सन के ऊपर कैसा असर पड़े। जैसे बाहर से कोई आपका घर देखे तो उस वो क्या बोलता है आपके घर के बारे में कि घर अच्छा है, क्या है। तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, कि आपके घर का इम्प्रेशन देखने वाले के ऊपर कैसा पड़ता है। Therefore, it includes the attainment of pleasing appearance using natural beauty, positioning of doors and windows, and covering up undesirable views। अब देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, कैसे आप बाहर से देखने वाले को अपने घर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा अपने घर को नेचुरल रखो, ठीक है। जैसे मान लो आपकी बालकनी है, तो बालकनी में आप क्या करो, कुछ पॉट्स वगैरह लगा दो, ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा दो, ठीक। उसके बाद जो घर की दरवाजे और विंडोज़ हैं उसकी पोजीशनिंग को ध्यान में रखो कि दरवाजे और विंडोज़ कैसे लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, ठीक है। और फिर अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं देखनी चाहिए बाहर वाले को, जैसे आपके घर की गंदगी बाहर वालों को नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको कवर भी कर सकते हो, कर्टन वगैरह का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड है
privacy. Privacy is one of the most important principles in space planning. देखो स्पेस प्लानिंग करते समय privacy का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Privacy requires consideration in two ways. तो दो तरह की privacy को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. पहली है इंटरनल प्रिवेसी, दूसरी है एक्सटर्नल प्रिवेसी. तो इंटरनल प्रिवेसी की बात करते हैं. प्रिवेसी ऑफ वन रूम फ्रॉम अनदर इज रिफर्ड टू एज इंटरनल प्रिवेसी. इंटरनल प्रिवेसी यानी कि घर के अंदर प्रिवेसी को मेंटेन करना. अब घर के अंदर कैसे प्रिवेसी मेंटेन होगी कि जो भी आप रूम बना रहे हो वो क्या हो, एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग हो. ठीक है, जब भी कोई भी डोर आप बना रहे हो, विंडो बना रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि दूसरे रूम में रहने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, मतलब एक रूम में रहने वाले को दूसरे रूम वाले से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. It is attained by careful planning in the house with respect to grouping, positioning of doors, provision of a small corridor or lobby, etc. तो देखो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप घर की प्लानिंग कर रहे हो, इंटरनल प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे, कहाँ पे कौन सा रूम बनाना है, कहाँ पे लॉबी बनानी है, कहाँ पे किचन बनाना है. ठीक है. Internal privacy can be also be achieved by setting up screens and curtains. तो screens और curtains लगा के भी आप internal privacy को अचीव कर सकते हो. इन सम होम्स विथ लार्ज फैमिलीज सेपरेट सीटिंग एरियाज इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इंश्योरिंग देयर प्रिवेसी. जैसे बड़े बड़े जो घर होते हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, पूरी फैमिली एक साथ रह रही होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, जो वुमेन के लिए एरिया बनाया जाता है, वुमेन को बैठने के लिए जो एरिया बनाया जाता है, वहाँ पे कर्टन वगैरह लगा दिए जाते हैं. ठीक है, रूम्स में कर्टन वगैरह दरवाजे पे लगा दिए जाते हैं. ये सब क्यों लगाए जाते हैं? ताकि प्रिवेसी मेंटेन हो. जो कर्टन्स होते हैं वो डेकोरेशन पर्पस के लिए तो लगते ही हैं, लेकिन मेनली वो क्यों लगाए जाते हैं? प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए ही लगाए जाते हैं. ठीक है. फिर है एक्सटर्नल प्रिवेसी. This means privacy of all parts of a house from the neighboring building or houses, public streets and byways. अब एक्सटर्नल प्रिवेसी का मतलब है नेबर से, पब्लिक स्ट्रीट से, रोड से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे अपने घर की प्राइवेसी को मेंटेन करना. ठीक है. इट कैन बी शेड secured by carefully planning the entrance and covering it with a tree or creepers. तो इसमें क्या कर सकते हो, जो भी घर का दरवाज़ा है, जो भी विंडोज़ हैं, उनको हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं, या घर के बाहर ट्रीज या क्रीपर्स लगा सकते हैं. ठीक है. इसके बाद फोर्थ है ग्रुपिंग. इट इम्प्लाइज द आउटलुक ऑफ रूम्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव पोजीशन विथ ईच अदर. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रूम्स को दूसरे रूम से रिलेट भी करना है. ऐसा नहीं कि एक रूम आपने बनाया तो वो दूसरे रूम से एकदम अलग लगे. जैसे होता है कभी कभी कि घर जो होता है ना वो टुकड़ों में बनता है. जैसे मान लो कि एक बार घर बना, 2 रूम बन गए, फिर आपके पास पैसा आया, फिर आपने 2 रूम और बना दिए. तो इससे कभी कभी ये होता है कि घर उतना रिलेटिव नहीं लग पाता. ठीक है. तो जब भी घर बना रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पूरा घर आपस में रिलेट करे, एक जैसा लगे देखने में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिल्डिंग द डाइनिंग एरिया मस्ट बी क्लोज टू द किचन एंड द किचन मस्ट बी अवे फ्रॉम द टॉयलेट. जैसे घर बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइनिंग एरिया कहाँ पे बनेगा, किचन के पास, और अगर टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो वो किचन से दूर बनना चाहिए. ठीक है. आपको पूरा पोजीशनिंग ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है. ठीक. तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग. फिफ्थ है रूमीनेस. इट इज द स्पेशियस इफेक्ट अ रूम गिव्स टू दोज हु लिव इन इट. देखो यहाँ पे रूमीनेस का क्या मतलब है कि जो लोग उस रूम में रह रहे हैं उनके हिसाब से रूम हो. जैसे स्टूडेंट का रूम अलग होता है. ठीक है. कपल का रूम अलग होता है. द अवेलेबल स्पेस शुड बी फुली यूटिलाइज्ड. जो भी स्पेस है उस रूम में उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है आपको. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन हैव बिल्ट इन वॉल कबर्ड, शेल्व्स
and storage area so that the floor of the room is left free from various activities. देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग कबर्ड बनवाते हैं, शेल्फ्स बनवाते हैं घर में, रूम में। क्यों बनवाते हैं? ताकि जो फ्लोर है वो फ्री रहे, उस पर चीज़ें बिखरी ना रहे, सब कुछ कबर्ड में, शेल्फ्स पे रखा रहे। In addition, the size and shape of the room, the furniture arrangement, as well as the color scheme used have a bearing on its roominess. इसके अलावा रूम का जो साइज है, जो उसकी शेप है, जो भी इसमें फर्नीचर लगाए गए हैं, उनका कलर जो है, वो सब रहने वाले के हिसाब से होना चाहिए, रहने वाले से रिलेट करना चाहिए। Well proportionate rectangular room looks spacious compared to a square room of सिमिलर डायमेंशंस। देखो होता क्या है कि जब भी आप रूम बना रहे हो तो रेक्टेंगुलर रूम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशियस लगता है, उसमें जगह ज़्यादा लगती है। अगर सेम डायमेंशन का स्क्वायर रूम और रेक्टेंगुलर रूम है तो रेक्टेंगुलर रूम ज़्यादा स्पेशियस लगेगा। ठीक है। लाइट कलर्स मेक अ रूम लुक मोर स्पेशियस देन डार्क वन। देखो जो लाइट कलर के रूम होते हैं ना, उनको देखने से लगता है कि स्पेस क्या है, ज़्यादा है। और अगर रूम डार्क कलर के हैं, जो दीवारों पे पेंट हुआ है, अगर वो डार्क कलर का है तो ऐसा लगेगा कि जैसे रूम में जगह ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर रूम आपका छोटा है तो उसको लाइट कलर से पेंट कराओ। ठीक है। इसके बाद है फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स। द रूम मस्ट बी प्लान्ड विथ ड्यू थॉट टू द फर्नीचर टू बी प्लेस्ड देयर। देखो एक रूम जो है ना, वो ये सोच के भी बनाया जाता है कि इसमें फर्नीचर कैसे रखते हैं। मतलब जब भी आप रूम बनवा रहे होते हो तो आप फर्नीचर को भी ध्यान में रखते हो, और अगर फर्नीचर ले रहे हो तो रूम को भी अपने ध्यान में रखा जाता है। एवरी रूम इन अ बिल्डिंग शुड सर्व इट्स पर्पस वेल। हर रूम जो होता है अलग अलग पर्पस के लिए बना होता है, तो रूम को अपने पर्पस को सर्व करना चाहिए। जिस पर्पस के लिए वो बना है उस पर्पस को उसको पूरा करना चाहिए। केयर मस्ट बी टेकन टू प्लेस ओनली रिक्वायर्ड पीस ऑफ फर्नीचर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पर्पस से रूम बना है उसी पर्पस से उसको यूज करें, उसी तरह के फर्नीचर उसमें हम रखें। फर्नीचर मस्ट बी अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट वन गेट्स फ्री सर्कुलेशन स्पेस। तो फर्नीचर ऐसा होना चाहिए ना कि हमको थोड़ी सी जगह मिले, हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए फर्नीचर कि हमको आते जाते उससे क्या लगे, ठोकर लगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक रूम बताया गया है, कैसे इसको अच्छे से फर्निश्ड किया गया है, पूरा फर्नीचर लगाए गए हैं। उसके बाद है सैनिटेशन। सब कुछ हो गया, अब हमें सैनिटेशन को भी ध्यान में रखना है, सफाई को भी ध्यान में रखना है। Sanitation consists of providing ample light, ventilation, facilities for cleaning and sanitary conveniences in the following manner। देखो जो सैनिटेशन है ना, उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो देखो आपको पता है अगर आपको साफ सफाई रखनी है तो सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए घर में, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि एम्पल लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही साथ जितनी भी साफ सफाई है उसकी सुविधा होनी चाहिए कि अच्छे से सारा जो भी रूम का एरिया है, जो भी घर का एरिया है, उसको साफ किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। Light has twofold significance. Firstly, it illuminates, and secondly, it helps maintain hygiene। देखो दो सिग्निफिकेंस है लाइट के। पहला तो ये कि ये रोशनी देती है, दूसरी चीज ये कि ये हाइजीन को भी मेंटेन करती है। लाइट इन अ बिल्डिंग मे बी प्रोवाइडेड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। किसी भी बिल्डिंग में लाइटनिंग कैसे आती है? दो ही चीज़ों से आ सकती है, या तो नेचुरल सोर्सेस से या तो आर्टिफिशियल सोर्सेस से। अब नेचुरल सोर्सेस क्या हो गए? तुम्हारी सीधी सन की जो लाइट आती है, जो नेचुरल लाइट आती है उसकी बात की जा रही है। और आर्टिफिशियल सोर्सेस में तुम्हारा बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई। ठीक है। फिर है वेंटिलेशन। इट इज द सप्लाई ऑफ द आउटसाइड एयर इनटू द बिल्डिंग। वेंटिलेशन क्या होता है कि बाहर से अंदर बिल्डिंग के अंदर हवा आती रहे, और अंदर का जो भी हवा है, जो भी हम सांस लेते हैं या जो भी हमारा खाना वगैरह बनता है, जो भी खराब हवा है वो बाहर जा सके।
ठीक है। गुड वेंटिलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स कंफर्ट इन द बिल्डिंग और रूम। देखो, अच्छा वेंटिलेशन होगा ना, तो बिल्डिंग और रूम में रहने में हमें इजी रहेगा, हम अच्छे से रह पाएंगे, हमें सफोकेशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज जनरली अचीव्ड बाय प्लेसिंग द विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स सच दैट दे मे अलाउ एज मच ब्रीज एज पॉसिबल। तो जब भी विंडोज, डोर या वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हो किसी भी रूम में या किसी भी घर में, तो उसके प्लेसमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि किस जगह पे वो बनाए जा रहे हैं और उनसे अच्छे से हवा आ रही है या नहीं आ रही है। विंडोज इफ प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर प्रोवाइड गुड वेंटिलेशन। देखो, अगर खिड़कियां एक दूसरे की अपोजिट में है तो इससे क्या होता है, अच्छा वेंटिलेशन होता है, एक अच्छा मतलब हवा पास होती है। लैक ऑफ फ्रेश एयर इन द बिल्डिंग में लीड टू हेडेक, स्लीपीनेस, इनएबिलिटी टू फोकस, अटेंशन एक्सेट्रा। देखो, अगर किसी भी घर में, किसी भी बिल्डिंग में फ्रेश एयर नहीं आ रही है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को हेडेक्स हो सकते हैं, स्लीपीनेस हो सकती है, और हो सकता है कि वो अटेंशन किसी चीज़ पे ना कर पाए, किसी चीज़ पे फोकस ना रख पाए, ठीक है। वेंटिलेशन में भी नेचुरल और मैकेनिकल। देखो, जो वेंटिलेशन है नेचुरल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। नेचुरल कैसे, कि खिड़की बना दी तो ये क्या है, नेचुरल हवा आ रही है बाहर से, तो वो तुम्हारा नेचुरल वेंटिलेशन हो गया। हमने एग्जॉस्ट फैंस लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, कि हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली घर की जो गंदी हवा है उसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद है क्लीनलीनेस एंड सैनिटरी कन्वीनियंसेस। जनरल cleaning and upkeep of the building is the responsibility of the occupants, but even then, some provision to facilitate cleaning and prevention of dust are necessary in planning. देखो, जनरल वे में बात करें तो बिल्डिंग को या घर को साफ करना वहाँ के ऑक्यूपेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वही घर को साफ करते हैं, लेकिन इसके लिए भी प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि हमें कब क्या करना है, कैसे साफ सफाई करनी है, कैसे हम बाहर की गंदगी को, धूल को अंदर आने से रोक सकते हैं। सैनिटरी कन्वीनियंसेस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ बाथरूम्स, वाटर क्लोजेट्स एंड लैबोरेटरीज इन अ बिल्डिंग। देखो, जब भी हम बिल्डिंग के सैनिटेशन की बात करते हैं तब हम वहाँ पे बाथरूम की साफ़ सफाई की बात करते हैं, टॉयलेट्स की साफ़ सफाई की भी बात करते हैं। Lavatories and bathrooms in rural houses are constructed as a separate unit, usually in the backyard or the front yard, away from the other rooms, thus maintaining hygiene. अगर हम रूरल एरियाज में बात करें तो वहाँ पे जो लैबोरेटरीज और बाथरूम्स होते हैं, लैबोरेटरीज का मतलब टॉयलेट से है, ठीक है, ये क्या है, ये वहाँ पे रूरल एरिया में दूर बनाए जाते हैं घर से, या तो पीछे के साइड बना दिए जाएंगे या घर में सामने के साइड थोड़ा दूरी पे बना दिए जाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा हाइजीन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन अर्बन एरिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। इसके बाद यहाँ पे है हमारा 8th टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन फ्रॉम रूम टू रूम शुड बी पॉसिबल। देखो, सर्कुलेशन भी ज़रूरी है। एयर सर्कुलेशन की बात हो रही है कि एक रूम से दूसरे रूम में हवा पास करनी चाहिए। गुड सर्कुलेशन इंक्लूड्स एन इंडिपेंडेंट एंट्री टू ईच लिविंग स्पेस थ्रू अ कॉमन स्पेस। देखो, गुड सर्कुलेशन में एक इंडिपेंडेंट एंट्री को भी इंक्लूड किया जाता है। अब इंडिपेंडेंट एंट्री का क्या मतलब है, कि हर रूम के लिए एक इंडिपेंडेंट दरवाज़ा होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ घरों में क्या होता है कि दूसरे रूम में जाने के लिए आपको पहले रूम से हो के जाना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में जो लोग पहले रूम में रह रहे हैं उनकी प्राइवेसी का सोचो क्या होगा, बार बार उनको डिस्टरबेंस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हर रूम में जाने के लिए एक इंडिपेंडेंट एंट्री होनी चाहिए, एक अलग से दरवाज़ा होना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर्स प्रिवेसी टू मेंबर्स। अब इससे सर्कुलेशन एयर का तो अच्छा होगा ही इंडिपेंडेंट एंट्री से, इसके साथ साथ जो भी मेंबर्स उस रूम में रह रहे हैं उनकी प्रिवेसी भी इंश्योर होगी। उसके बाद यहाँ पे है प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस।
कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है. While planning spaces, one may consider practical points such as strength and stability of the structure, convenience and comfort for the family, simplicity, beauty and provision for expansion in future. देखो, जब भी आप कोई भी घर बनाते हो तो उस समय आपको थोड़ी आगे का सोच के घर बनाना पड़ता है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी करनी पड़ती है. आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी घर आप बना रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर होगा घर का, वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, सबके ज़रूरत के हिसाब से, सबके कंफर्ट के हिसाब से होगा कि नहीं होगा. साथ ही साथ घर में सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, घर सुंदर भी दिखना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के तब एक घर बनाया जाता है. ठीक है. और फ्यूचर में जब आपकी फैमिली एक्सपेंड करे, जब फैमिली का एक्सपेंशन हो, तो उसके लिए भी अलग से थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है. एक रूम आप एक्स्ट्रा बनवा सकते हो. ठीक है. वन शुड नॉट इकोनोमाइज बाय क्रिएटिंग अ वीक स्ट्रक्चर. अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि पैसे बचाने के लिए आप वीक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो. घर बनाते समय उसकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एलिगेंस. एलिगेंस इज द इफेक्ट produced by the general layout of the plan. Without compromising on economy, the space plan should be aesthetically appealing. तो एलिगेंस का क्या मतलब है? एलिगेंस का मतलब है ग्रेस, ब्यूटी या अपियरेंस. ठीक है. तो हमें जब भी घर हम बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उस समय हमें घर की ग्रेस, उसकी अपियरेंस, उसकी ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है. और हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अब घर को सुंदर बनाने के लिए हम अपने पैसों का ध्यान ना रखें. तो हमें अपने बजट का भी ध्यान रखना है और उसी बजट में हमें एलिगेंस को भी मेंटेन करना है. ठीक है. तो ये तो थे हमारे प्रिंसिपल्स कि स्पेस को मेंटेन करते समय क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको दिमाग में रखने हैं. द अबव मेंशन्ड प्रिंसिपल व्हेन कंसीडर्ड एड इन स्पेस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. तो जब भी हम इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा स्पेस प्लानिंग और मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है. ठीक है. हम अच्छे से स्पेस प्लानिंग कर पाते हैं. In this chapter, we learned about two very important resources, time and space, and the efficient ways to use them. तो इस चैप्टर में हमने दो बहुत ही important resources के बारे में पढ़ा. कौन कौन सा? टाइम और स्पेस. और हमने ये भी देखा कि हम कैसे एक अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं. In the next chapter, we shall learn about yet another significant resource, knowledge, and the ways in which it can be acquired. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसका नाम है नॉलेज. और हम कैसे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, किन किन तरीकों से एक्वायर कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन आर बेसिक फॉर नॉलेज एक्विजिशन. तो नॉलेज एक्विजिशन के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, लर्निंग है, एजुकेशन है, एक्सटेंशन है, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आई होप जो भी हमने आज पढ़ा, टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, स्पेस मैनेजमेंट के बारे में, वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में, वो सब आपको समझ में आया हो. चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.